अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये हैंड आउट निकाल लीजिए जो हम कल काम करे थे, और उसके आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे जल्दी से आ जाइए। और यहाँ पे हमें सवाल नज़र आ रहा है ऑटम 2002, क्वेश्चन नंबर 2, निपॉन लिमिटेड। ठीक है जी, हमने ये काम करके फिर आगे की तरफ मूव कर जाना है अगले हैंड आउट पे। और सवाल देखिए, निपॉन लिमिटेड, सबके सामने क्वेश्चन है मौजूद, सबके सामने सवाल है। निपॉन लिमिटेड took delivery of a Land Rover on the first day of July 2001. ठीक है जी। The list price of the equipment was 1,50,000, but Nippon Limited was able to negotiate a price of 100,000 with the supplier. ठीक है जी, यानी कि बार्गेन उसने किया और उसमें उसको कितने का प्राइस कम पे करनी पड़ेगी, लाख, यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है उसको। इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग नाम क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। हमने बात की थी ट्रेड डिस्काउंट भी दो तरह के हैं, या तो एक बार्गेन डिस्काउंट या तो बल्क परचेज डिस्काउंट। However, the supplier charged an additional ₹3400 to install and test the equipment. The supplier offered a 5% discount if Nippon Limited paid for the equipment and additional installation costs within 7 days. Nippon Limited was able to take advantage of this additional discount. देखिए, एसेट की कॉस्ट के अंदर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करा देते हैं, लेकिन जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है उसको एसेट की कॉस्ट के साथ हम लोग एडजस्ट नहीं करते, उसको हम लोग सेपरेटली अकाउंट फॉर करते हैं डिस्काउंट अलाउ के नाम से, जो कि रिकॉर्ड हो रहा होता है कैश बुक में। अब देखिए यहाँ पे, द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर द सर्वर कॉस्ट 1100। After initial testing, certain modification cost ₹1900 proved necessary. MIS system staff were sent on a special training course to operate the server, which costed ₹9,900 to Nippon Limited. The equipment was insured against fire and theft at a premium of 4% per annum of cost. हाँ जी, अब हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है, एक और चीज़ भी लिखी हुई है। मेंटेनेंस एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू विद द कंपनी व्हिच प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड 24 आवर्स ब्रेकडाउन कवर फॉर 1 ईयर एट द कॉस्ट ऑफ ₹3,500। रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सर्वर टू निपॉन लिमिटेड। हमारे पास कई सारी कॉस्ट गिवन है, हमने इसमें से मालूम करना है कौन सी कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना है और किसको एक्सपेंस आउट करना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैपिटलाइज कितना अमाउंट होना है। तो देखो बेटा, हमारे पास 1,50,000 तो नजर आ रहा है, क्या है उसकी, बोलिए, लिस्ट प्राइस। और नेगोशिएट करने के बाद जो प्राइस तय पाई है वो कितनी पाई है, बोलिए, कितना, 1 लाख। इसका मतलब 50,000 का हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, बोलिए, डिस्काउंट। थैंक यू। 50,000 का हमें मिल गया डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस में से जब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कराएंगे, कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 50,000, तो हमारे पास उसकी परचेज प्राइस आ जाएगी जो कि कितनी बनेगी, बोलिए, 1 लाख। एक बात तो ये हुई। फिर देखिए, द सप्लायर चार्ज इन एडिशनल ₹3400 टू इंस्टॉल एंड टेस्ट द इक्विपमेंट। इसका मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उसको टेस्ट रन पे चला के दिखा रहा है, तो जो भी खर्चा हुआ यहाँ पे वो कितने का हुआ, 3400 का। दिस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि परचेज प्राइस आ गई हमारे पास लाख, उसमें कितना मजीद ऐड होना है, बोले, 3400। द सप्लायर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट if Nippon Limited paid for equipment and additional installation cost within 7 days. तो आप बताइए, ये तो किसकी बात कर रहा है, ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है। इसको हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाने वाले। इसका मतलब द सप्लायर ऑफर्ड वाली बात को हम लोग करेंगे यहाँ पे इग्नोर। निपॉन लिमिटेड वाज एबल टू टेक द एडवांटेज, यानी कि उसने कहा था कि भाई 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस डिस्काउंट को एसेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको सेपरेटली हम लोग एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं इग्नोर, बिकॉज दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। आगे बढ़ते हैं। The installation of special electrical wiring for the server 1100।
ठीक है जी। अब मुझे बताइए क्या ये 1100 कैपिटलाइज होगा? सर ये कैपिटलाइज होगा, ठीक। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी, यानी कि एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन रुपीज 1900 प्रूव नेसेसरी, यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन है टेस्टिंग के बाद ये जरूरी है, ठीक। ये इनिशियल मॉडिफिकेशन हो रही है, ये बाद की मॉडिफिकेशन नहीं है। जो इनिशियली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग टेस्ट रन पे कोई चीज चला रहे हैं और हमें नजर आया यार ये इस तरह से नहीं तो ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, अभी हम लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में। तो इनिशियल स्टेजेस में हम लोग जो भी मॉडिफिकेशन कराएंगे इसलिए कराएंगे ताकि एसिड को हम लोग, क्या बात हुई थी, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी। सर ये वो कॉस्ट होती है जो इनकर की जाती है, क्या थी बात, वो अल्फाज जो हमने बताए थे, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। कुछ ये हमने बात की थी, यानी कि बात ये थी एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए वो कॉस्ट जो इनकर की जाती है ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। तो इसका मतलब ये जो मॉडिफिकेशन है इसको भी हम एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो 1,50,000 लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ कितने का, 50,000 का, तो परचेज प्राइस कितनी आ गई, 1 लाख। और फिर उसमें हम लोग इंस्टॉलेशन कितना ऐड करा रहे हैं, 3400। फिर जो हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे कॉस्ट कितनी, 1100, ये भी ऐड हो जाएगा। और ये जो मॉडिफिकेशन है कितनी है, कितनी मॉडिफिकेशन है, 1900, ये भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आगे देखिए, MIS स्टाफ वर सेंट ऑन स्पेशल ट्रेनिंग टू ऑपरेट द सर्वर विच कॉस्टेड रुपीज 9,900। अब बताइए क्या ये जो स्टाफ ट्रेनिंग पे हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, क्या इसको एसिड की कॉस्ट का हम लोग पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, एनी आइडिया? बोले क्या स्टाफ को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई मशीनरी को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना होगा, तो क्या उसकी ट्रेनिंग पे जो कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है एसिड की कॉस्ट का उसको पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? दो राय आ रही है यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बनाएंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। अच्छा एक बात सुनिए, क्या हम लोग एसिड की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से वाकिफ हैं? एसिड की बेसिक डेफिनेशन होती क्या है? सर रिसोर्स कमाने का जरिया जिस पे हमारा क्या होता है, बोलिए कंट्रोल, राइट? क्या ह्यूमन रिसोर्स पे आपका कोई कंट्रोल होता है? नहीं होता। सर ह्यूमन रिसोर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ऑल्दो मैं केनेस के पास काम कर रहा हूं तो मैं कमाने का इनके लिए एक जरिया जरूर बना हुआ हूं, लेकिन मैं यहां पे एक एग्रीमेंट के तहत हूं। मैं चाहूं तो एग्रीमेंट को वायलेट करूं, ब्रेक करूं और मैं कहीं और चले जाऊं। इसका मतलब इदारे का मुझ पे जो है वो कंट्रोल नहीं है। मैं इदारे के लिए कमाने का जरिया बेशक हूं, लेकिन अच्छा कमा के दे भी रहा हूं, लेकिन इदारे का मुझ पे क्या नहीं है, बोलिए कंट्रोल नहीं है, राइट? अब जब कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब एसिड की डेफिनेशन के अंदर जो सबसे अहम तरीन बातें में से एक बात जो है वो क्या, एक तो रिसोर्स, दूसरी क्या बात, कंट्रोल, और तीसरा क्या, बोलिए बेनिफिट। तो भाई कमाने का जरिया हूं, ठीक है जी, क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? यस। क्या इदारे का मुझ पे कंट्रोल है? नहीं है कंट्रोल। तो इसका मतलब एसिड की डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट है कंट्रोल का, वो इस सिनेरियो में मीट नहीं हो रहा। तो स्टाफ के ऊपर जो ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं ये हमारी रिकरिंग कॉस्ट है, और ये वो कॉस्ट है जो कि आए रोज हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं तो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर मुसलसल काम कर रहे होते हैं। अब कैपिटलाइज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इदारे का उस शख्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब कॉस्ट जो इनकर हुई है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो बताइए हमारे पास एसिड की अब कॉस्ट कितनी बन जाएगी, बोलिए एसिड की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? ये कौन से पेज नंबर पे था, बोलिए 5। इसमें हमारे पास लिस्ट प्राइस, बोले शाबाश, कितनी है, 1,50,000। इसमें से हम लोगों ने माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितने का है, बोलिए 50,000। तो ये कितना आ गया, बोलिए 1 लाख। ये कौन सी प्राइस आ गई, परचेज प्राइस आ गई। और फिर इसमें हम लोग क्या ऐड करा रहे हैं, इंस्टॉलेशन है,
इंस्टॉलेशन कितना है बोलिए? 3,400। देखें बेटा, मैंने अभी ये बात की, द सप्लायर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट। सप्लायर ने बोला है कि अगर आप 7 दिनों में पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको दूंगा 5% का डिस्काउंट। तो ये जो 5% का डिस्काउंट है, इसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर तुम दे दोगे, अर्ली पेमेंट कर दोगे, तो मैं तुम्हें दूंगा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम लोग अलग से एज एक्सपेंस या इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जो दे रहा होता है वो उसको अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, और जो ले रहा होता है वो उसको अपने पास इनकम रिकॉर्ड करेगा। उसको एसेट की कॉस्ट के साथ हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या आ रहा है? वायरिंग आ रही है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ऐसे ही है। कितना बेटा? 1100 आया। और इसके अलावा बताइए क्या आ रहा है? मॉडिफिकेशन आ रहा है, कितना? 1900। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ गया कितना आया बताइए? 1,06,000 बोलिए 400। आगे बढ़िए जरा जल्दी से। देखें, मेंटेनेंस हो गई, ये हमारी रिकरिंग कॉस्ट है। अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाने लग जाएं तो हम लोग हर साल एसेट की मेंटेनेंस पे जो भी खर्चा हो रहा है, एसेट हमारा रिटायर होने को तैयार ही नहीं हो रहा, यानी कि हर साल उसकी कॉस्ट बढ़ी है। और रियलिटी कुछ यूं है कि एसेट अब हमें बेनिफिट देना एंड कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास एसेट जो है वो बड़ा वैल्यूएबल शो हो रहा है बुक्स के अंदर। तो हम लोग इस तरह की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट हम लोग नहीं बनाते। और मेंटेनेंस का मतलब ही यहाँ पे क्या है? हमने क्या बात बोली थी? हमारे पास पीपीई को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सर आए रोज हमारे खर्चे होते हैं। हमने बात की थी खर्चा अगर हो रहा है और लाइक मेंटेन है, याद करिए, खर्चा हो रहा है, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, आउटपुट, क्वांटिटी सब मेंटेन है। तो सर इसको मेंटेन रखने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है ना, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता ही नहीं है। तो जब कॉस्ट का पार्ट बनता ही नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे? उसको एक्सपेंस आउट करा रहे होंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी। ट्रेनिंग कॉस्ट जो है एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो खर्चा किया था वो है। ठीक है, देखिए सुनिए, हमने बात बोली थी एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। अब एसिड इज रेडी फॉर यूज, राइट? अब हम लोग अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यार ट्रेनिंग देंगे तब वो मशीनरी को इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते तो क्या मशीनरी अवेलेबल फॉर यूज है या नहीं है? सर अवेलेबल, रेडी फॉर यूज तो है। अब हम जब तक स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो सर वो मशीनरी इस्तेमाल में हम लोग ऑल्दो है तो सही लेकिन लेके आ नहीं सकेंगे। तो जवाब यहाँ पे यह आया कि स्टाफ ट्रेनिंग को अगर हम लोग बेटा कैपिटलाइज करते हैं तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि वो जो खर्चा हुआ उसको तुमने कैपिटलाइज किया, मतलब तुम उसको एसेट मान रहे हो। कैपिटलाइज करने का मतलब तुम उसको एसेट मान रहे हो, तो क्या उस स्टाफ पे तुम्हारा कंट्रोल है या नहीं है? मुझे इतना बताओ। सर अगर कंट्रोल नहीं है ना तो उसका मतलब हम उसको अपने पास कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज एसेट की डेफिनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बातों में से बातें हैं, रिसोर्स एक अल्फाज, दूसरा अल्फाज कौन सा? कंट्रोल, और तीसरा अल्फाज कौन सा बोलिए? बेनिफिट। तो इसीलिए हम लोग एसेट की कॉस्ट में स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 पे आ जाइए। पेज नंबर 6 पे आइए, यहां पे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लांट अकाउंट। कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लांट अकाउंट। हाँ जी, अब देखिए यहां पे हमारे पास ए लिमिटेड बॉट ए स्पेशल ब्रेड मेकिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2021, डिटेल्स ऑफ विच फॉलो। परचेज प्राइस हमने मालूम यहाँ पे क्या करना है? मालूम बेटा यहाँ पे क्या करना है कि एसेट की कॉस्ट कितने से कैपिटलाइज होगी या कितने से रिकॉर्ड होगी। जो परचेज प्राइस बताइए, प्लस होगा या माइनस या कुछ नहीं होगा? प्लस। सर इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल है, प्लस होगा, ये भी परचेज प्राइस का हिस्सा बनेगा। यानी कि लिस्ट प्राइस में हम लोग परचेज, ये लिस्ट प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या कराएंगे बोलिए? ऐड। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। फ्यूल इनकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री बोलिए आएगा।
क्योंकि वो फ्यूल जो हमारा इनकर हो रहा है ताकि हम प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपनी फैक्ट्री तक लाएं, इसका मतलब ये हमारी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, बिकॉज एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए खर्चा लाजमी है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सर एसिड आए या ना आए, एडमिन पे जो हमारी कॉस्ट इनकर होनी है वो तो होते रहेगी, तो एडमिन कॉस्ट को हम लोग एसिड की कॉस्ट का पार्ट भी बनाएंगे नहीं। अच्छा जी, भाई नया एसिड आया, हमने बोला पार्टी होगी पार्टी, तो भाई उस पार्टी में भी जो खर्चा होगा वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब वो जो एडमिन कॉस्ट है और ये जो पार्टी शार्टी हो रही है ये भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला। स्टाफ ट्रेनिंग बात हो चुकी है। अब देखिए, टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास जो मशीनरी आ चुकी है हम लोग उसको खुद चला के देख रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वही आउटकम हासिल हमें हो रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। तो उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सैंपल्स को बनाने के लिए भी हमारा बिजली, तेल, रॉ मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हो रहा होगा। तो वो जो खर्चा हो रहा होगा, कल की क्लास में भी हमने बात की थी कुछ इसी हवाले से, तो उसको हम लोग खर्चे को जो करेंगे क्या करेंगे? एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। याद आ रही है बात? एसिड की कॉस्ट का उसको बनाएंगे पार्ट। अब देखें आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल एंड बाय प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। क्या समझे बात? बेटा बात सुनो, हमने टेस्टिंग पे खर्चा कितना किया? 10,980 का खर्चा हुआ। बताइए क्या 10,980 एसिड की कॉस्ट में प्लस होगा या नहीं होगा? बोले होगा, ठीक। लेकिन वो जो हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल या बाय प्रोडक्ट जो हासिल हो रहा है, इसको हम लोग अब स्टैंडर्ड में चेंजेस आने के बाद इसको हम लोग अब क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और इनकम ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? बोलिए, इनकम ट्रीट करेंगे। बेटा ये वाली बात समझ आई? पहले क्या हुआ करता था कि जो भी नेट अमाउंट होता था ना उसको हम लोग एसिड की कॉस्ट में प्लस करते थे, लेकिन अब यहां पे हमने क्या करना होगा? जो भी हमारे पास टेस्ट रन पे खर्चा हुआ उसको हमने एसिड की कॉस्ट में प्लस कराया, और वो जो सैंपल्स बेच के हम अमाउंट हासिल कर रहे हैं उसको हम लोग एसिड की कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करेंगे। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बोलिए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रीट करेंगे? बोलिए, एज इनकम। टेस्टिंग के बारे में सवाल था कि टेस्टिंग कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग करने से पहले काबिल इस्तेमाल हालत में तो आ चुका है। देखिए अभी सवाल नहीं किया, जरा जोर से करेंगे आप। टेस्टिंग करने से पहले काबिल इस्तेमाल हालत में आ तो चुका है। अच्छा भाई ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर टेस्टिंग करने से पहले एसिड काबिल इस्तेमाल हालत में आ तो गया था, ठीक। अब जरा इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, क्या उसके ऊपर जो भी आपने चीज प्रोड्यूस करनी है तो रॉ मटेरियल ला के फौरन प्रोडक्शन शुरू कर देंगे? खुद एक जरा आम सोच से जरा जवाब दीजिएगा। आप प्लांट एंड मशीनरी ला चुके हैं और आपने जो है वो हजारों यूनिट बनाने और रॉ मटेरियल भी आप ला चुके हैं, तो क्या उस माल को फौरन मशीन में लगा देंगे और प्रोडक्शन शुरू कर देंगे? सर ऐसा मैं तो एटलीस्ट नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर करूंगा कि उस रॉ मटेरियल में से उस तेल, पानी, गैस वगैरह में से कुछ मैं इस्तेमाल करूंगा, देखूंगा कि क्या यार जो मैं आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या एक्चुअल में वही आउटपुट मुझे हासिल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। हम हमेशा उसके लिए टेस्ट रन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो आउटकम हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वही हमें हासिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एक सिंपल सी बात है, मिसाल के तौर पे यार घर में आपने देखा होगा अम्मा अगर कभी सिलाई की मशीन पे बैठी हुई है, लेट्स सपोज, तो कभी वो सुई धागा लगाया तो कपड़े को एकदम वो स्टिचिंग शुरू नहीं हो जाती। मतलब मैं ऐसे रॉ आइडिया ले रहा हूँ, उसके ऊपर वो थोड़ा सा कपड़े का पीस लेते हैं और वो एक थोड़ी सी मशीन चलाते हैं। यार समझ के बाद में क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ। और वो कपड़े का जो कतरन होती है ना, कतरन नहीं बोलते हैं, उसके ऊपर वो धागा देखते हैं सही से वो आ भी रहा है या नहीं। एक छोटी सी मैंने घर की एक मिसाल दी। ऑल्दो आप कहीं भी चले जाएं, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो है वो लार्ज स्केल पे बना के आपने बेचनी है, खाने पीने का आइटम, आपने रेसिपी तो ट्रेस की भी है कि भाई ऐसे ऐसे बनता है, क्या खुद बना के पहले खाएंगे या नहीं खाएंगे, चेक कराएंगे, यार जरा चेक तो करें, बताएं कैसा बना है।
अच्छा बना होगा तो फिर जाहिर सी बात है उसकी उसी पैटर्न पे उसी रेसिपी पे जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। नहीं होगा तो यार हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। हेलो, अभी हमने बात की थी मॉडिफाई करेंगे। हमने बोला नहीं यार ये टेस्ट समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसमें कंटेंट मिर्च मसालों का चेंज करते हैं। मैं बिल्कुल कैजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी चीज को आप जो है वो किसी और प्रोडक्शन से रिलेट कर लें। कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं थी जो आप सोचे हुए थे, तो आप उसके अंदर कुछ मिर्च मसाले वगैरह, घर में भी ऐसा होता है ना, अम्मा बोलती हैं भाई मैंने कबाब बनाया चेक करके देखो, वो अपने हाथों से वो कच्चा ही होता है, बोला कि इसमें वो समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं अम्मी मिर्चें थोड़ी सी कम है या मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अच्छा चलो अब मैं ज़रा चेंज करके देखती हूँ वो क्या करती है, वो अम्मा को ही पता होता है। लेकिन उसके बाद हम बोलते हैं हाँ अब बिल्कुल सही है, ठीक। और उसके बाद जो है वो फिर हेल्पर के साथ या किसी और के साथ उसकी वो जो भी होता है घर वालों के लिए, समझ रहे हो। रमजान शरीफ में अक्सर ऐसा होता था कि भाई यार इसने जरूर खाए होंगे कबाब, हाँ याद आ गई अम्मा तुम्हें। एनीवेज ये बेटा बात समझ आ गई आपको जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये जो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक इसका आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ जाता, हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे, और जब वो फाइनल हमारा मेयार पे उतर आएगी चीज़ तो हम बोलेंगे यार ये फाइनल हमारा फॉर्मूला, इसी के मुताबिक हम लोग चीज़ें बनाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ द स्पेशल ब्रेड टू बी मेड बाय द न्यू प्लांट, हमने एक नई डबल रोटी बनाने की एक प्लांट लगाया है और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई डबल रोटी खाएं, जिंदगी संवारे और वगैरह वगैरह। आप मुझे बताइए क्या एडवर्टाइजमेंट एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्योंकि सर हमने क्या बात बोली थी, एसिड की कॉस्ट के अंदर 3 कॉस्ट आनी है बेटा। आपने बस यहाँ पे अपना माइंड बिल्कुल फ्रेम बना लेना है। परचेज प्राइस में क्या आएगा? लिस्ट प्राइस, ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज वगैरह उसमें क्या हो जाएंगी, ऐड परचेज प्राइस। सबसे ज्यादा जो एरिया जिसके अंदर हम लोग कंफ्यूज होते हैं वो कौन सा वाला एरिया है यार? वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाला भी नहीं है, वो भी एक सेपरेट डिस्कशन है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट याद है ना बात? जो एरिया जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये आया कि ऐड करें या ना करें, वो कौन सा वाला एरिया है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और इसका मैंने आसान जबान में बड़ा उर्दू में तर्जुमा किया था, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो खर्चा हम लोग करते हैं, ठीक, ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और फॉर्मल अंदाज क्या था? एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में, एसिड को प्रेजेंट लोकेशन में और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा हम लोग करते हैं ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक इस्तेमाल हो, इसको भी हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, सर हमने डबल रोटियां बनाई और वो डबल रोटी के कस्टमर हमारे भी बने भी नहीं थे क्योंकि हम डॉन ब्रेड खाते थे या हम लोग ब्रेडीज खाते थे वगैरह वगैरह, और हमारा अपना ब्रांड था, उसको लोगों ने इतना अभी शुरू में पसंद नहीं किया, तो हमारा बड़ा नुकसान हुआ, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हुए। हमने बोला यार किसी के तो पेट में जाए, हम गए नेटी जेटी और जाके वहां पे मछलियों को जाके दाना पानी खिला दिए, शायद उनकी दुआएं वुआएं लग जाए, ऐसा होता है ना। चलो आप मुझे बताइए, लॉसेज तो हुए हैं, आपने एक चीज प्रोड्यूस की, बनाई, लेकिन वो बिकी नहीं है, इसका मतलब आपका नुकसान तो हुआ है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आपके हो रहे हैं, तो बताइए इन लॉसेस को भी हम एसिड की कॉस्ट के खाते में डालेंगे? नहीं डालेंगे सर, इन लॉसेस को भी हम लोग एसिड के खाते में नहीं डालेंगे। इनका हम क्या करेंगे बोलिए? एक्सपेंस आउट करेंगे। भाई 2 रास्ते होते हैं, या तो एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, अगर नहीं बनता तो भाई क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ और उसको क्या ट्रीट करते हैं बोलिए? एज एन एक्सपेंस। ओके, तो परचेज प्राइस प्लस में, इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस में, इंस्टॉलेशन प्लस में, फ्यूल प्लस में, और एडमिन स्टाफ, पार्टी स्टाफ ट्रेनिंग को हम लोग करेंगे इग्नोर, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सपेंस आउट। प्रोसीड जो आ रहा है, ये जो टेस्टिंग है इसको क्या करेंगे? टेस्टिंग जो है इसको भी हम क्या करेंगे? एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। और ये जो प्रोसीड्स है इसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? P&L में एज इनकम के तौर पे ट्रीट होगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द स्पेशल ब्रेड, सर ये भी हमारा P&L में जाएगा, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये भी P&L में जाएगा, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। अब आगे देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल कॉस्ट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, future amount payable is 70031, present valued at a discount rate of 10%,
27020। हमें यहाँ पे इसने फ्यूचर वैल्यू भी दी हुई है, इसने हमें डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है, और इसने फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंट रेट की मदद से क्या मालूम करके दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोग एसेट की कॉस्ट को जो रिकॉर्ड करते हैं आज की तारीख पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो फ्यूचर वैल्यू पे नहीं होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू पे होगा। तो 27020 को प्लस कराएंगे तो आप बताओ बाय द एंड हमारे पास जो जवाब आएगा एसेट की कॉस्ट कितनी आएगी, बताइए शाबाश, बताइए शाबाश जल्दी से। मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा, आपने कैलकुलेशन कर ही ली होगी, बताइए कितना अमाउंट बन जाता है? 7 लाख। आर यू श्योर? 7,13,000। भाई कैलकुलेटर उठाएं, 1 मिनट का काम मुश्किल से नहीं है ये। हेलो, 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 10,980 प्लस 27020। That's it। कितना है बेटा? 7,13,000। बोर्ड में मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए जल्दी से। एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम स्टडीडेक्स आई कैप। थोड़ा सा जल्दी प्लीज, इसके बाद अगला काम हमारा शुरू होना है। लिस्ट प्राइस गिवन है कितनी? 1 मिलियन। ट्रेड डिस्काउंट 50,000। डिलीवरी कॉस्ट कितनी? 1 लाख। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्ट फी, एडमिन एक्सपेंस। आप बताइए रिक्वायरमेंट क्या नजर आ रही है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लान ऑन इट्स इनिशियल रिकग्निशन। तो बताइए लिस्ट प्राइस 1 मिलियन में आप कितना माइनस कराएंगे? 50,000। कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं आप। 1 मिलियन माइनस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस बोले 1,25 प्लस 2 लाख। हाँ जी, आर्किटेक्ट से हमने डिजाइनिंग कराई होगी, तो आप मुझे बताइए क्या ये भी हमारी एक कंपल्सरी कॉस्ट है? यस, 15,000 प्लस होगा। एडमिन सर ये हमारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना, ठीक है जी, इतना तो आपने करा दिया प्लस। अब आगे बढ़िए। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड AL a license to operate the plant on condition, यानी कि आप देखो क्लिक होना शुरू हो गया, डिसमेंटलिंग की बात हो रही है। That AL will dismantle the plant and restore the site to its former, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन जिस हद तक मुमकिन होगा at the end of the plant's life. AL has estimated the amount of rupees 250 million in present value term for the related obligation. तो आप मुझे बताइए इस 250 का हम क्या करेंगे? 250 मिलियन है, राइट? ऐड कराएंगे, तो आप मुझे बताइए इसको ऐड कराने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? कितना बेटा? 1640। अच्छा ये मैं फिर बोल रहा हूँ 250 मिलियन है, और ऊपर जो वैल्यूज गिवन है ना, सही है जी, वो क्या है? अच्छा चलें, अगर मैं उस, आप जरा देखिएगा 10000000, हेलो, और ऊपर लिखा हुआ है रुपीज थाउजेंड्स, इसका मतलब 1 के साथ जो है वो कितने जीरोस हैं? 9 जीरो हैं। तो बेसिकली अगर मैं पूरी वैल्यू ये पढ़ता हूं, दिस इज 1 बिलियन, दिस इज 1 बिलियन, और बिलियन में कितने जीरोस आते हैं हमारे पास? 9 जीरो आते हैं, राइट? बेटा ये वाली बात तो समझ आ रही है ना? यानी कि 1 मिलियन अगर रीड आउट करते हैं तो 1 मिलियन लिखा हमने। हम लोग बेसिकली अच्छा खासा काम कर रहे थे, बस ये जो 250 पढ़ा ना 250, तो हमने क्या किया, बस सारी वैल्यूज में 250 ऐड करा दिया, तो हमारे जवाब कुछ और आ गया। अगर 250 के आगे आप कितने जीरोस लगाते हैं? 250 मिलियन लिखा हुआ है 6, तो आपका जवाब जो है वो कितना बन जाएगा? बोलो क्या आ रहा था? तुम्हारा सही आ रहा था, बोला कितना आ रहा था? 164000। जरा वैल्यूज बता देना किस तरह से, बता दो ताकि आसानी हो जाए। अच्छा आपने चलो 1000 प्लस -50, ओके,
100, 125, 200, 15 और 250, 1640। आगे हम लोग बढ़े जल्दी से। बेटा थोड़ा सा स्पीड पकड़ लें, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है ना अभी। डन। 1640000। अच्छा यहां देखिए एक नोट लिखा हुआ है, इफ डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन एंड नथिंग इज मेंशन्ड that dismantling cost is present value or future value, then it is assume it as present value। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम उसको क्या assume कर रहे होंगे? present value। चलिए जी आगे बढ़ें। A new machine is purchased by Arman Enterprise. Relevant details are as follows। कैलकुलेटर पे ही हम करना पसंद करेंगे इस सवाल को भी। बेटा लिस्ट प्राइस गिवन है 8 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट 8 लाख का 10% या स्ट्रेट अवे आप ले लो 8 लाख का 90% ले लिया। 8 लाख का 90% से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की, प्लस 2000 इंपोर्ट ड्यूटीज, प्लस क्या है ये कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, प्लस हो जाएगा ये। इसके बाद आर्किटेक्ट फी जो है ये भी क्या होगा बोले, प्लस। ओके फिर आ रहा है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक हो गया। अब आ रहा है इनकम टैक्स एडजस्टेबल। सर ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इनकम टैक्स एडजस्टेबल या रिफंडेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो जब हमें पता है ये रिफंड हो जाएगा तो हम उसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट बोले नहीं बनाएंगे। किसको? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। टैक्सेस बेसिकली क्या होता है कि हमने जो अमाउंट अदा किया, सरकार ने हमें ये कहा कि भाई चूंकि आप एसेट को लेके आए हैं जिससे हमारी जो है इंपोर्ट बंद हो जाएगी, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी इकोनॉमी को इससे बड़े बेनिफिट्स हासिल होंगे, तो हम भी आपके ऊपर थोड़ा सा एहसान करना चाहते हैं एज ए सरकार कि जो टैक्स आपने अदा किया है ना, हम इसको आपको रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये वो अमाउंट था जो हमने अदा किया, सरकार ने कहा कि मैं इसकी अदायगी तुम्हें कर दूंगा, तुम्हें इस कॉस्ट को बेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉन रिफंडेबल होता तो भाई हम लोग क्या करते, उसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना देते। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं रिफंड कर दूंगा, इसका मतलब उसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग नहीं देंगे। अच्छा जी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस आएगा 7000। फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट। शायद जब तक क्लियरिंग एजेंट को पैसे नहीं देंगे तो हमारा जो भी एसेट है वो जो हमने इंपोर्ट कराया है वो क्लियर नहीं होगा और हमारे पास वो डिलीवर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, 9000 ऑक्ट्राई चार्जेस। सर हमने ऑक्ट्राई चार्जेस की बात की थी कि अगर हमारा एसेट कराची पोर्ट से पड़ा हुआ है और कराची से हमने ले जाना है इसको पंजाब, तो जो हाईवे के थ्रू जो जाएगा ये टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए, तो हर स्टेशन पे जो है कंपल्सरी ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं जो कि अदा होंगे, उसको हम लोग नाम क्या दे रहे होते हैं, ऑक्ट्राई चार्जेस का नाम देते हैं। और ये भी लाजमी चार्जेस हैं, ये गुंडा टैक्स नहीं है, बस सरकार की तरफ से लगाया हुआ ये एक टैक्स है जो कि हमने हर दफा पे करना पड़ेगा। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट आएगा जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग व्हिच कंपनी इज लायबल टू पे। सर अब ये फ्यूचर है या प्रेजेंट है, अभी हमने ऊपर एक बात कर ली थी कि कुछ नहीं लिखा हुआ, वी विल अज्यूम इट एज ए प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन, हमने बात की थी एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक, इसका मतलब ये नहीं आएगा। हेलो, आर वी क्लियर? इंश्योरेंस तो सर ये एक होती है रास्ते की इंश्योरेंस, ठीक, और एक होती है कि एसेट हमारे पास मौजूद हो चुका है, हम आगे आने वाले
साल की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ये जो इंश्योरेंस होती है ये रिकरिंग कॉस्ट होती है, और जो रिकरिंग कॉस्ट होती है उसको एसेट की कॉस्ट का हम लोग पार्ट नहीं बनाते। तो सर वो जो रास्ते की इंश्योरेंस थी, ठीक, वो हमने एक इंश्योरेंस इन जो ट्रांजिट थी ना, उसको हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। लेकिन जब एसेट हमारे पास इस्तेमाल में आ चुका है, हमारे प्रेमिसेस में आ चुका है, और अब हम लोग किसी भी किस्म के कोई नुकसान से बचने के लिए अपने एसेट की, अपने फैक्ट्री की, अपने इक्विपमेंट की इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगी नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। तो उसका मतलब एक होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और एक होती है नॉर्मल इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है उसको हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, और इसके अलावा जो इंश्योरेंस है कि एसेट इस्तेमाल में हमारा आ चुका है और उसकी इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लाइसेंस फी फॉर द ईयर नहीं आएगा, ये भी रिकरिंग कॉस्ट है कि भाई आपके पास लाइसेंस है इस एसेट को इस्तेमाल करने का, इसकी जो एक्सपायरी है वो 2 साल है, 3 साल है, तो इसका मतलब इसको हम लोग आए रोज या हर 2-3 साल में क्या करा रहे होंगे, रिन्यू करा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट है। और रिकरिंग कॉस्ट जो है, मैंने कि बार बार बोल रहा हूं, रिकरिंग कॉस्ट जो है एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़े, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आएगा, फाइन, मतलब जो नहीं आएगा वो P&L में जाएगा और एक्सपेंस के तौर पे शामिल हो जाएगा, सिवाय कौन से वाले अमाउंट के, वो जो प्रोसीड्स था ना उसको हम लोग P&L में जाके इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ प्रोटोटाइप या सैंपल्स, यानी कि हम लोग जब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की थी तो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग पे जो खर्चा हमारा हो रहा था और जो हमारे पास सैंपल्स आ रहे थे, बाय प्रोडक्ट बन रहे थे या उसका एक प्रोटोटाइप बन रहा था, हमने उसको भी क्या किया, बेच दिया। और बेच के जो अमाउंट हम लोग हासिल कर रहे हैं वो कितना है, बोलिए 2100 हासिल कर रहे हैं। कॉस्ट कितनी लगी है, बोलिए 4000। तो नेट कितना हमने हासिल किया, यानी कि बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो कॉस्ट माइनस सेल्स होता है। अब आप मुझे बताइए, हम लोग एसेट की कॉस्ट में सिर्फ किसको प्लस कराएंगे, आया कि 1900 को या 4000 को, या सिर्फ 4000 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, सिर्फ 4000। सर 2100 का क्या करेंगे, ओ भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, इसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। आर वी क्लियर? 4000 ऐड हो, बिकॉज उस प्रोटोटाइप को, सैंपल को बनाने में हमारा जो खर्चा हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, 4000 का हो रहा है, तो 4000 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। एडमिन कॉस्ट बोलिए नहीं आएगा। तो बताइए, इन सारी चीजों को प्लस माइनस कराने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 776 आपके पास अमाउंट आ गया। डन है, चलें आगे बढ़े। ठीक है जी, ये बस नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइप से इसमें ऐड हुआ है। ये जो सैंपल हम लोग बना रहे हैं, अभी सवाल हमारे पास आया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भाई साहब ये बोल रहे हैं सर ये जो कॉस्ट जो हमारी लगी है प्रोटोटाइप्स को बनाने में, ठीक, सैंपल को बनाने में, या हमारी जो कॉस्ट लग रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में, अभी तक एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई नहीं है। हमने बोला भाई हम इस तरह की बॉटल बनाना चाहते हैं, राइट, तो हम लोग इसकी लिए जो रॉ मटेरियल लेके आए हैं, तो एकदम हम लोग मशीन में सारा रॉ मटेरियल नहीं डाल के एकदम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस नक्शे में हमारी बोतल निकले। हम लोग क्या करेंगे, इसका सैंपल पहले निकलवाएंगे और देखेंगे, अगेन वही बारी बात मैं कर रहा हूं कि क्या ये हमारे जो सोच थी, जो हमने इसका एक मॉडल तैयार किया था, क्या ये उसी मॉडल के मुताबिक तैयार हुई भी है या नहीं हुई, राइट। तो इसके लिए जो हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है वो हो रही है लेट्स सपोज 4000। तो इस कॉस्ट को हम बोलते हैं ये हमारी कंपल्सरी कॉस्ट है, बिकॉज हम लोगों ने जो आउटपुट उसका एक्सपेक्ट किया था, क्या जो हमारे पास एक्चुअल में आउटपुट आया है क्या वो उसी के मुताबिक है या नहीं है। तो सर इस पे जो हमारी कॉस्ट होगी वो हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। ये टेस्टिंग कॉस्ट है, इसको प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी बोलते हैं, ये टेस्टिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ये ट्रायल कॉस्ट भी बोलते हैं। चलिए जी आगे बढ़े। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, बस ये पेज करने के बाद फिर अगला काम हमारा शुरू हो जाएगा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, अच्छा जी, the cost of a self-constructed asset is determined using the same principle as for an acquired asset.
Roads International Limited constructed its own specially designed road bulldozers. Details of related cost incurred are as follows. हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए उसमें हमने ये देखा कि हमने एसेट खरीदा, ठीक, और उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए खर्चे किए, और कुछ ऐसी कॉस्ट थी जो कि फ्यूचर में इनकर होनी थी, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। अब तक ये काम किया, यानी कि हम लोग एसेट खरीद रहे थे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो एसेट हम लोग खरीद नहीं रहे, यहाँ पे एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे वही उसूल अप्लाई होंगे जो उन एसेट्स के लिए अप्लाई किए गए थे जब वो एसेट खरीदे गए थे। तो देखें कॉस्ट कितनी लगी हमारी, रॉ मटेरियल खरीदा हमने कितने का बेटा, 5 लाख का। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर्स कितना, 1 लाख। देखते हैं, अभी हम सिर्फ डेटा पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं आगे भी कुछ बातें हैं। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर्स, ओवरहेड पे कॉस्ट हमारी इनकर हुई है। टेस्ट टू इंश्योर रोड बुलडोजर सेफ बिफोर ब्रॉट इनटू यूज, यानी कि ये टेस्टिंग कॉस्ट में हमारा आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 4 तरह की कॉस्ट आ रही है। एक तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है जी, कितने का, 5 लाख का। फिर वो बोलता है कि रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है रोड बुलडोजर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए वो कितना हुआ है, बोलिए 1 लाख। ओवरहेड जो इनकर हुए हैं हमारे कितने, 40,000 के। और फिर जो हमने जो टेस्ट के तौर पे जो कॉस्ट इनकर हुई है हमारी वो कितनी हुई है, और फैक्ट्री की जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, 3 लाख। अब सुनिए, याद करें हम लोग इन्वेंट्री के जब टॉपिक करते थे तो हमने बोला कि इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट आती है, एक तो मटेरियल होता है, दूसरा लेबर होता है, और तीसरा कौन सा होता है, ओवरहेड्स वगैरह होते हैं, राइट, क्योंकि हम वहां पे उस चीज को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ भी कुछ उसी तरह से मिलती जुलती बातें हैं। हमने रॉ मटेरियल खरीदा कितने का, बोलिए 5 लाख का। और फिर हमने बोला कि रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है किस चीज में, रोड बुलडोजर की कंस्ट्रक्शन में, वो कितने का है, लाख का। फिर ओवरहेड लगे कितने के, बोले 40 के। फिर कितना का हमारा हुआ, 20 का हुआ। और फैक्ट्री की लेबर पे कितना, 3 लाख। डन। अभी हमने सिर्फ ये डाटा पढ़ा है। Additional information, 80% of the total labor cost for the year were incurred on building roads and 20% thereof were incurred in construction of road bulldozers। यानी कि ऊपर जो आपको दिया हुआ है ना बेटा 3 लाख, वो टोटल फैक्ट्री की लेबर कॉस्ट है, ठीक। अब उसमें से उसने बताया 80-20 के कुछ इसने रेशियो बताया है। अब the road bulldozers was first brought into use on a contract that started on 1st November 20X2। First brought into use on a contract जो कि स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 20X2 पे, although it was available for use from 1st October 20X2। हाँ जी, यूज में कब से आया, 1 नवंबर 20X2 पे, और अवेलेबल कब से था, बोलिए 1 अक्टूबर 20X2 से। एसिड का ऐसे ही पूछना, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब से होता है, जब एसिड यूज होना स्टार्ट होता है, या एसिड अवेलेबल फॉर यूज होता है, अवेलेबल फॉर यूज होता है। इसका मतलब एसिड जब अवेलेबल फॉर यूज होगा, डेप्रिसिएशन वहां से आपका स्टार्ट होता है। The company uses the straight line method to depreciate its road bulldozers. The vehicle is expected to be sold for कितना, 7,000 at the end of its expected useful life। यानी कि ये 7,000 क्या है उसकी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ कितनी बताइए इसमें, इसने में 5 साल। अब देखें रिक्वायरमेंट में क्या है, जर्नलाइज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू टेरिंग व्हीकल। टेरिंग व्हीकल बुलडोजर्स का दूसरा नाम है। टेरिंग व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20X2। यानी कि टेरिंग व्हीकल का मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बुलडोजर्स का दूसरा नाम है। जर्नल एंट्री जहाँ पे हमने बनानी है, हम करें तो क्या करें। सबसे पहले तो हमने मालूम करना होगा कि भाई हमें ये जो बुलडोज़र है वो पड़ कितने का गया, ये पड़ कितने का गया। सबसे पहले तो ऐसी रॉ आइडिया बताइए कि कितने का पड़ गया। ऐसी पहले रफली बात करूंगा, फिर मैं बोर्ड पे जाऊंगा। सर
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर्स, बोलिए कितना? 1 लाख। एक बात, फिर मुझे बताइए ओवरहेड कितने लगे, बोलिए 40,000। ये भी क्या हो जाएगा? ऐड। अब बताइए कि हमारे पास जो हो रही है टेस्टिंग जो हो रही है, बताइए कितने की हो रही है? 20। ये भी क्या है, बोलिए ऐड हो जाएगा। यानी कि लाख में कितना ऐड होगा? 40। फिर कितना ऐड होगा? 20। डन। तो लाख प्लस 40 प्लस 20 हो गया। अब सुने सर, वो जो फैक्ट्री लेबर की जो कॉस्ट है वो टोटल है कितनी, बोले 3 लाख। और उसने ये कहा 20% जो है एंड कहा गया एंड 20% देयर ऑफ वर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड व्हीकल। अब मुझे बताइए 3 लाख का कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे? 20% जो कि कितना बन जाएगा? 60। अब मुझे बताओ बेटा, लाख आया, उसमें 40 ऐड हुआ, उसमें मजीद कितना ऐड हुआ? 20, उसमें मजीद कितना ऐड हुआ? 60। तो इसका मतलब इन सबको टोटल कर लो, कितना बन गया? 220। अब एक बात सुनिएगा सर, जब एसेट कंस्ट्रक्शन फेजेस में होता है, मेरे भाइयों बहनों जरा बात सुनिएगा, जब एसेट कंस्ट्रक्शन फेजेस में होता है तो उसको हम लोग पीपीई के खाते में डेबिट नहीं करते। जब एसेट कंस्ट्रक्शन फेजेस में होता है उसको हम पीपीई के खाते में डेबिट नहीं करते। तो सर उसके लिए एक खाता खोला जाता है, उस खाते का, उस अकाउंट का मतलब खाते का नाम देते हैं CWIP, ठीक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर आई रिपीट, जब भी एसेट कंस्ट्रक्शन फेजेस में होता है तो उस पे कंस्ट्रक्शन करने में हमें वक्तन फवक्तन टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, तो उसको हम लोग एक अकाउंट के अंदर लेके चल रहे होते हैं जिसका नाम क्या होता है? CWIP। और जब हमारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप मुझे बताइए क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही थी CWIP डेबिट, CWIP डेबिट। सर हमने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। सर हमने लेबर पे खर्चा हुआ, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। सर और खर्चा होते गया CWIP डेबिट, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अब सर कंस्ट्रक्शन हमारी मुकम्मल हो गई है। जब कंस्ट्रक्शन हमारी मुकम्मल हो गई, इसका मतलब अब एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो सर अब जब एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज तो हम क्या करेंगे? हम CWIP वाले खाते को बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम बोलेंगे भाई आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया, हमने आपको पूरे 2-2, 3-3, 4-4 साल तक डेबिट 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 करते गए, क्योंकि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट था जिसको हमने तकरीबन 4 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में हमने मुकम्मल किया। तो CWIP का अकाउंट डेबिट 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 होते आया। अब चूंकि कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है तो CWIP के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, राइट, यानी कि CWIP का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और जो अब अकाउंट खुलना है वो कौन सा खुलना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? बोलिए डेबिट हो जाएगा। यानी कि CWIP हो जाएगा क्रेडिट और PPE क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। अब एक बात बताइए, हमारे पास क्या क्या हमारे पास कॉस्ट आ रही है बेटा? एक तो रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जो यूज हुआ कितना, बोले 1 लाख। और क्या है? ओवरहेड कितना? 40। और बोलिए टेस्टिंग, बोले 20,000। और लेबर यानी कि 3 लाख का 20%, 60,000 कितना हो गया बेटा? 2,20,000। आप मुझे बताइए कि जनवरी से लेके अब तक, यानी कि जनवरी से लेके अब तक बोले तो कब तक CWIP का खाता डेबिट होते गया डेबिट होते गया डेबिट होते गया? आप मुझे सिर्फ वो महीना ऐसे ही बताइए, जनवरी, बोलो शाबाश, सितंबर तक, यानी कि CWIP का अकाउंट डेबिट हुआ होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे, कभी 20 से कभी 40 से वगैरह वगैरह। CWIP का अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कैश क्या हुआ होगा? 220 से क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद मुझे बताइए फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बोलिए 1 अक्टूबर आया,
एसिड अवेलेबल फॉर यूज आ गया है या नहीं, बोले डेट लिखी हुई है, इसका मतलब CWIP का अकाउंट को हम करेंगे खत्म और PP के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो होगा वो CWIP के वक्त नहीं होता। जब वो CWIP वाला काम मुकम्मल होके PPE में आते तो डेप्रिसिएशन वहां से हमारा स्टार्ट होता है। अब बताइए 31 दिसंबर आएगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पास करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट बताएंगे शाबाश कितना आएगा, अमाउंट जल्दी से बताइए कितना आएगा जी, अमाउंट बताइए। अगर 220 को लेके चलते हैं तो कितना आया, मुझे कैलकुलेशन बताएंगे आप। 220 डिवाइडेड बाय 5, ओके, -7 is what? Scrap value. तो cost minus scrap value is equals to depreciable amount. Depreciable amount divided by total life करते हैं तो annual depreciation आया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, multiply by 3 by 12, 10.65। यहाँ पे मैंने जीरोस को हटा दिया है, रुपीज इन थाउजेंड्स में हमने काम कर लिया। आगे बढ़े जल्दी से, वो वाला पार्ट नहीं मिटा रहा, कॉपी कर लें। सॉरी दोबारा बोलिए। हाँ तकरीबन। यार पेपर का जो देखिए, अभी आपने पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, आप बेटा उसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। मैंने कल आपसे बात की थी कि हम लोग अगर अभी खड़े हुए हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये रहे हम, और यहाँ पे है आपके पास्ट पेपर, ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन आप बीच का जो रास्ता हम तय करेंगे ना, इसमें मेरे कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका स्टडी टेक्स्ट के आ जाएंगे, यानी कि ये फेस करेंगे, ये फेस करेंगे, और उसके बाद किसकी बारी आनी है, बोलिए पास्ट पेपर्स की बारी आनी है। तो पास्ट पेपर जब करेंगे तो वो अभी थोड़ा सा आगे का हमारा फेज है, वो उसमें किस तरह से आते हैं, नंबर्स किस तरह से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फवक्तन पूरी शेयर करूँगा। देखें, जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्व करते वक्त या सॉल्व करने के बाद मैं आपके साथ एग्जामिनर के जो कमेंट्स होते हैं और जो मार्किंग स्कीम होती है, तकरीबन मैं अगर 10 सवाल कराऊंगा तो उसमें से 5 या 6 पास्ट पेपर के सवाल के जो एग्जामिनर के कमेंट्स और जो मार्किंग स्कीम होती है वो शेयर करूंगा। सर उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर किसी अटेम्प्ट में बच्चे ने वो पेपर दिया था, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्प्रिंग 2025 में बच्चे ने पेपर दिया, अब क्या हुआ, वो सवाल हम लोग अभी ऑटम 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम जब देखेंगे स्प्रिंग 2025 में जिन बच्चों ने पेपर दिया था, I-16 का जो भी सवाल आया था, आप जब सॉल्व करेंगे, आपसे जब वो हो जाएगा या आपको ज़रा टफ टाइम दे रहा होगा, आपसे फाइनली वो हो गया, अब मैं आपके सामने उसके एग्जामिनर कमेंट्स दिखाऊंगा। सर एग्जामिनर कमेंट्स हमें क्या बताएंगे, एग्जामिनर कमेंट्स हमें ये बताएंगे कि स्टूडेंट ने जब ये सवाल स्प्रिंग 2025 में अटेम्प्ट किया था तो उन्होंने ये मिस्टेक्स की थी। समझ आ रही है बात, उन्होंने ये मिस्टेक की थी। जब एक चीज मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँगा डिफरेंट सवाल में, एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6, 8-8 पास्ट पेपर के सवाल में, ये देखो यार ये आपने किया, सोचो कि स्टूडेंट ने क्या ब्लंडर्स की थी। यानी कि बेसिकली अगर हम लोग एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या होगा, अब हम लोगों ने वो वाली मिस्टेक नहीं करनी जिसके शिकवे एग्जामिनर ने बार बार किए। और तो और हमें एग्जामिनर बता रहा होगा अगर आपने ये स्टेप सही परफॉर्म किया, इसके नंबर्स मैं आपको देने का पाबंद हूं। आपने वहां पे किस तरह से नंबर्स ग्रैब करने होंगे, एग्जामिनर के कमेंट्स क्या होंगे। बेटा अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा हम दूर है। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए, कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टैटिक्स के होंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास पास्ट पेपर्स आएंगे। आगे बढ़े, डिसमेंटलिंग कॉस्ट फिर से हमारे पास आ गया। पीपीई परचेज प्राइस जरा देख लीजिए, इस काम को हमने थोड़ा सा अधूरा छोड़ा था
इस काम की बारी फिर से यहां पे आ गई है। हाँ जी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। बेटा पीपीई की कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन, एक्वायर्ड हुआ था 1123 पे। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड ₹400,000 ऑन 31/12/24। डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन कितना है बोलिए? 10%। लाइफ कितनी है बोलिए? 2 years। कॉस्ट ऑफ एसेट हमने यहाँ पे मालूम करनी है और हमने जर्नल्स बनानी है 2 सालों के लिए, हमने यहाँ पे बनानी है जर्नल्स। हाँ जी, तो पेज नंबर ये कौन सा है? पेज नंबर 8। डिसमेंटलिंग की हम बात फिर से कर रहे हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बात फिर से हो रही है। आप मुझे बताओ बेटा, बात सुनिए, ये ईयर 0 है, ईयर 0 है। मुझे बताइए जो एसिड आप लेके आ रहे हैं उसकी लाइफ कितनी है? 2 साल, ठीक है जी। उसकी जो परचेज प्राइस है बताएंगे कितनी है? 2 मिलियन। कितनी है? 2 मिलियन। रुपीज इन थाउजेंड्स कर दूं? रुपीज इन थाउजेंड्स कर दिया हमने। अगर ऊपर के मैं जीरो हटा देता हूं, इस बात को भी जरा समझ लें, ऑल दो मुश्किल चीज नहीं है, बस ऐसी, बस मेरा दिल कर रहा है। 2 3 ऊपर से सिर्फ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? रुपीस। इस काम को रुपीस इन मिलियन में अगर मैं करना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 2। ठीक है, बस मेरा दिल कर रहा है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। रुपीस इन थाउजेंड, क्योंकि हम लोग वहां पे थोड़ा सा अटके थे। वो कौन सा 713 जिसका आ रहा था जवाब, ऐसी कुछ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा। डन यार, पेपर में आपने काम जितना कम से कम वैल्यूज को लेके चले ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि यार हम 0000000 करके इसी को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ और था ही नहीं करने को। रुपीज इन किस में कर लें? हाँ जी, कितना बेटा? 2000। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 600। ठीक है जी, यानी कि ये हमारा ईयर 0 पे हमें नजर आ रहा है। अब क्या है, अगेन वही वाला सवाल, समझे सिनेरियो में रिवाइज करा रहा हूँ। बताओ बेटा, इस अमाउंट को जो कि कितना बना? 2600, एक्सपेंस आउट होगा या कैपिटलाइज होगा? डन हो गई बात। क्यों? क्योंकि सर इसका बेनिफिट जो है हमें सिर्फ 1 साल में नहीं मिलना, इसका बेनिफिट हमें 2 सालों में मिलना है। समझ रही बात? तो इसका मतलब जब भी आज से पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी लेके आते थे, बिना सोचे समझे हमें बोला जाता है भाई एसिड है ना, तो पीपीई को क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को करेंगे डेबिट। आप बोलते कि सर खर्चा हुआ तो इसको एक्सपेंस क्यों नहीं किया? यार जब भी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं बोलते हैं एसिड, नहीं सर खर्चा तो हुआ, उसको एक्सपेंस क्यों नहीं बोला? सर जब हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं ना तो करते हैं डेबिट। अगेन वो जबरदस्ती खींच के आप किसके ऊपर लेके आ रहे हैं? भाई प्लांट एंड मशीनरी है ना तो एसिड, सर खर्चा तो हुआ ना, एक्सपेंस क्यों नहीं? यार प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। अब सुनिए, जवाब बड़ा आपके सामने सिंपल है, चूंकि उसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल में नहीं मिलना, उसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले, यहाँ तो सिर्फ 2 साल है, आगे आने वाले कई सालों में उसका बेनिफिट स्प्रेड होना है। तो हम डे 1 पे उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसिड। और वक्त गुजरने के साथ एसिड की वैल्यू में जो कमी आएगी तो डेप्रिसिएशन की सूरत में उसका डिक्लाइन रिकॉर्ड करते हैं। तभी हमने उसको अपना डे 1 पे क्या माना? एसिड माना। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उसको अपना क्या ट्रीट कर रहे हैं? एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन डे 1 पे क्या ट्रीट हुआ? एसिड। सब्सिक्वेंटली उसको हर साल एसिड की कॉस्ट को कम कर रहे हैं और बदले में डेबिट क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेंस, जिसका नाम हमने क्या दिया था बोलिए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चलिए जी, ये हुआ। इसने ये कहा कि इस एसिड की जो लाइफ है वो कितनी है? बोले बेटा 2 साल। और जो हम ये एसिड को लेके आए हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करने से रिलेटेड कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। वो कंडीशन ये लगी हुई है कि आज से 2 साल बाद जाके जब इस एसिड की लाइफ क्या होगी बोलिए? एंड होगी या यूज एंड होगा, तो आपने वहां क्या करना होगा? एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। उस कॉस्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। उसमें होगा क्या कि जिस जगह उस एसिड को आपने इंस्टॉल किया था
उस जगह से उस एसिड को हटाना होगा। हटाने से पहले आपने उसको डिसमेंटल करना होगा, यानी कि अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल करने के बाद उसको आपने क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। और तो और जो भी गड्ढे शड्डे आपने कर दिए थे उस एसिड को वहां पे इंस्टॉल करके, और फिर वहां से उस एसिड को हटाने में जो भी साइट को रीस्टोर करने में खर्चा आएगा वो कौन बेयर करेगा, बोलिए आप बेयर करेंगे। तो ये वो कॉस्ट है जो आज पे करेंगे या दूसरे साल के एंड में, बोले शाबाश, दूसरे साल के एंड में। इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है सर, ये हमारी एक फ्यूचर कॉस्ट है। और इस कॉस्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, बोलिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का नाम देते हैं। और ये वो कॉस्ट है जो कि जुड़ी हुई है एसिड को इस्तेमाल करने से। ये वो कॉस्ट है जो कि जुड़ी हुई है एसिड को इस्तेमाल करने से। तो आप मुझे बताइए एस्टीमेट कितना निकाला गया, बोलिए 4 लाख ये निकाला गया। मेरे भाई ये वाली बात समझ आइए, कितना निकाला गया है, 4 लाख। सर एक सुनने खासतौर पर सर काशिफ जी की जो 2 बजे की क्लास है वो कैंसिल हो गई, उनकी फैमिली में डेथ हुई है उसकी वजह से, ठीक है। तो आज की कैफ 2 की क्लास कैंसिल है, सॉरी 2 PM। ठीक है जी, डन। ये हुआ 400 यानी कि 4 लाख। सारी बात किस में हम लोग करें, रुपीज इन थाउजेंड। यानी कि 600 के आगे भी कितने जीरो, 3 जीरो। 2000 के भी आगे कितने जीरो, 400 के आगे कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। अब आप बताएं हम क्या करेंगे। ये तो वो कॉस्ट है जो कि फ्यूचर में इनकर होनी है। अब हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट, यानी कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना फीसद होगा, 10%। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी, शाबाश। 400 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2। 331 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, कितना आया 331। बताइए शाबाश, ये कितना अमाउंट आपके पास आ जाएगा, कितना 2931। ये राउंड राउंड में आप चल रहे हैं, अदरवाइज इसमें डेसिमल्स को ले आएंगे तो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है जी, अभी हमने राउंडिंग में चलाया है बेटा, ठीक। अब आइए जरा, हमने यहाँ पे ये तो मालूम कर लिया कि एसिड को डेबिट हमने करना कितने से डेबिट होगा एसिड, जल्दी से बोलिए। बोले शाबाश। पीपीई डेबिट कितने से होगा, ईयर 0 पे, बोलो शाबाश। 2931। कैश क्रेडिट कितना होगा, 2600। और अल्फाज जो मैं भी इस्तेमाल करूंगा वो कौन सा होगा, बोलिए प्रोविजन। और ये क्या है, हमारी बिजनेस की लायबिलिटी। हमने इसके हवाले से बात कर ली थी कि प्रोविजन 2 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हम लोग अब करेंगे। आज से पहले जो प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल किया था वो किया था प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो क्या था, वो एक कॉन्ट्रा एसेट या नेगेटिव एसेट था। डन। यहां पे जो प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो कॉन्ट्रा एसेट या नेगेटिव एसेट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो रिकॉर्ड हो रहा है अल्फाज, वो इस्तेमाल हो रहा है अल्फाज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, इस हवाले से हम बात कर चुके। अब बताइए हम पहुंचे ईयर 1 के एंड पे, क्या करेंगे। एसिड डेप्रिशिएट होगा नहीं होगा, बोलिए शाबाश। एसिड डेप्रिशिएट होगा, कितना डेप्रिशिएट होगा बताइए शाबाश। एंट्री बनाएंगे, बताइए शाबाश, एंट्री बताइए। डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, शाबाश। अमाउंट बताएंगे आप, अमाउंट बताइए शाबाश। मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड का वर्ड जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल जान के जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रोविजन, ताकि आप इन दोनों को आमने सामने देख लो। बेटा ये जो प्रोविजन है ना वो लायबिलिटी है, और ये जो प्रोविजन है ना वो कॉन्ट्रा एसेट है। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक। ऑल्दो मैंने लिखा था एक्यूमुलेटेड, मैं अलाउंस भी लिख सकता था, लेकिन मैं इन दोनों को जरा आमने सामने लेके आना चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो क्या है, लायबिलिटी है, और जो नीचे वाला जो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन के साथ आया है वो क्या है, बोलिए कॉन्ट्रा एसेट है।
ऑल्दो इस प्रोविजन का जो दूसरे अल्फाज हैं, अलाउंस भी बोल सकता हूं, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल सकता हूं। तकरीबन सब लोगों ने ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, या तो प्रोविजन का, या तो अलाउंस का, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक हो गया? बताएंगे शाबाश कितना आएगा? बोलिए 2931 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना? 1465 डन हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक साथ। अब एक बात बताओ बेटा, सुनिएगा यार, यहाँ तक कोई मेरे भाइयों बहनों इशू तो नहीं है ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे बताइए, आपने ईयर 0 पे जो लाइबिलिटी थी जिसको आपने फ्यूचर में पे करना था, वो ईयर 0 पे कितने पे रिकॉर्ड की है? कितने पे? 331 पे। यहां तक साथ हैं आप? और आप ये बात जानते हैं कि आपने ईयर 2 के एंड पे कितना अमाउंट अदा करना है? बोलेंगे आप शाबाश? 400। ऐसा है 400। क्या तक साथ में? ठीक। अब सर हम लोग लाइब्रेरी तो रिकॉर्ड कर चुके हैं 331 पे, और जब हम लोग ईयर 1 के एंड पे पहुंचे तो हम ये देख रहे हैं कि यार पे तो करना है तकरीबन 400, लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड किया कितना है? बोलिए 331। तो हम क्या करें? आईएएस ये कहता है कि इसको तुम, हेलो, हम ईयर 1 के कहां पे खड़े हुए हैं? बोलिए फिर से, एंड पे। और हम ये देख रहे हैं कि आज से 2 साल बाद जाके, यानी कि अगले साल के एंड पे हम लोगों ने कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? बोलिए 400 के करीब। डन। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है इसको तुम यूं अज्यूम करो, स्टैंडर्ड ये कहता है कि तुम इसको यूं अज्यूम करो कि ऐसा खर्चा, इसको तुम यूं अज्यूम करो कि खर्चा हो चुका है लेकिन तुमने इसको बोले पे नहीं किया। खर्चा हो चुका है लेकिन तुमने इसको पे नहीं किया। आई रिपीट, खर्चा हो चुका है लेकिन तुमने इसको पे नहीं किया। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इसको तुम यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है जो कि हो चुका है, तुम पे ड्यू हो चुका है लेकिन तुमने इसको पे नहीं किया। जब तुमने इसको पे नहीं किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। तो उसने कहा कि तुम उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करो। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ईयर 1 के एंड पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे? और प्रोविजन भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बता सकते हैं कितना हम लोग इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे? 331 का आप लोग कितना परसेंट? बोलिए 10%। कितना बन गया? 33.1। डन। ये काम हुआ हमारे ईयर 1 के एंड पे। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं। ईयर 1 के जब हम एंड पे आए तो हमने ये देखा कि भाई हमने ईयर 2 के एंड पे तो कितना पे करना है? बोलिए 400। हम गए स्टैंडर्ड के पास, हमने बोला सर ये क्या नजर आ रहा है कि पे करना है हमने 400, लेकिन हमने ईयर 1 के एंड पे हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ? बोलिए 331। तो उसने बोला इसको तुम यूं अज्यूम करो कि खर्चा हो चुका है। ठीक, खर्चा हो चुका है, ड्यू हो चुका है, लेकिन तुमने पे नहीं किया है। पे कब करोगे? दूसरे साल के एंड में। तो जब खर्चा हो चुका है, तुमने पे नहीं किया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। तो उस इंटरेस्ट को स्टैंडर्ड ने हमें बोल के रिकॉर्ड करवाया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने यहाँ पे क्या किया? बोलिए डेबिट किया। और प्रोविजन, ये कौन सा वाला है? लाइबिलिटी वाले प्रोविजन को हमने यहाँ पे किया क्रेडिट। इसी तरह से मैं जब गया अगले साल में, मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी सी ले रहा हूं, अगले साल में गया, आप मुझे बताइए ईयर 2 पे आया, डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड होगा? जल्दी से बोलिए। 1465.5 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। और प्रोविजन क्या होगा? क्रेडिट होगा 1465.5 से होगा। डन। अब ईयर 2 के एंड पे मैं अगेन यही देख रहा हूं कि भाई वक्त तो आ चुका है। वक्त तो आ चुका है किसका? उस अमाउंट की अदायगी का जो कि मैंने डे 1 पे एग्री किया था कि जो भी डिसमेंटलिंग पे खर्चा होगा,
रिमूवल पे खर्चा होगा, रिस्टोरेशन पे खर्चा होगा, वो कौन बेयर करेगा? मैं बेयर करूंगा। अब उस खर्चे की अदायगी के वक्त आया चाहता है। मैंने अपनी किताबों में लायबिलिटी डे 1 पे कितने से रिकॉर्ड की थी? बोलिए कितने से रिकॉर्ड की थी? 331। फिर वो लायबिलिटी बढ़ी कितने से? 33.1। तो बढ़ के कितनी हो गई? जल्दी से बताइए। 331 प्लस 33.1 364.1 हुआ। 364.1 से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है। अब मैं क्या करूंगा? ईयर 2 के एंड पे मैं अगेन इंटरेस्ट को डेबिट करूंगा और बोलिए प्रोविजन को क्रेडिट करूंगा, और ये जो अमाउंट मैं कैलकुलेट करूंगा वो 364.1 मल्टीप्लाई बाय 10% करता हूं। बोले कितना आएगा? 36.41 के करीब आ गया अमाउंट। अब क्या होगा कि ईयर 2 पे आके मैंने अपनी लायबिलिटी को दोबारा से क्या किया? बढ़ाया। मैंने अपनी लायबिलिटी को ईयर 1 के एंड पे क्या किया था? बोलिए ईयर 1 के एंड पे मैंने अपनी लायबिलिटी को बोलिए बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि पेमेंट का वक्त मजीद करीब आ रहा है। ईयर 2 के एंड पे मैंने अपनी लायबिलिटी को क्या किया? बोलिए मजीद बढ़ाया, क्योंकि पेमेंट का वक्त अब आ चुका है। क्योंकि पेमेंट का वक्त आ चुका है। ये वाली बात समझ रही? अब बताइए, जब मेरे पास से पैसा जाएगा तो वो कितना जाना चाहिए? जो मैंने एस्टिमेट किया था कितना जाना चाहिए? कितना जाना चाहिए? 400। और वो जो मेरा लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी वो भी कितने से कम होनी चाहिए? बोलिए 400 से। तो सर लायबिलिटी तो आपने रिकॉर्ड की थी 331 से। एक काम करें, 331 में आप ऐड कराओ 33.1। ठीक, 331 में आप ऐड कराएं 33.1 प्लस मजीद और कितना कराएं? 36.41। इसको आप प्लस कराएं तो देखिए आपके पास तकरीबन कितना अमाउंट राउंड में आ जाएगा? 400। तो सुनिए, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना चाहा है, हमने वो अमाउंट जो फ्यूचर में पे करना था, ठीक, उसको हमने एस्टिमेट करवाया। मेरे साथ रहिएगा। उसको हमने एस्टिमेट कराया और डिस्काउंट करके उसकी हमने क्या मालूम की? जल्दी से बोलिए, प्रेजेंट वैल्यू। डन। इधर देखो, ये रही इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या तुमने दूसरे साल के एंड में 331 पे करना है? बोले दूसरे साल के एंड में क्या 331 पे करना है? बोले नहीं। कितना पे करना है? तो तुमने यहाँ पे 331 क्यों रिकॉर्ड किया? सर वो फ्यूचर वैल्यू, और ये क्या है? यार जीरो पे जो मैं एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, वो मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा जो कि उसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं है? कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। तभी सर मैंने उसको फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके उसकी कौन सी वैल्यू निकाली? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। डन। सर लेकिन पे तो करना है ना 400। मैंने बोला सब्र करो। डे 1 पे ये किया। ईयर 1 के एंड पे जब मैं आया तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब प्रोविजन को हमने नॉर्मल अंदाज से क्या कर दिया? क्रेडिट। आपके दिमाग में वही बातें थी कि सर पे तो करना है तकरीबन हमने 400, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना किया भाई? 331। मैंने क्या किया, जो मैंने अमाउंट पे करना था ना उसको मैंने वाइंड अप कर दिया। उसको वाइंड अप किया। वाइंड अप करने का मतलब क्या हो? मैंने उस फ्यूचर वैल्यू से क्या मालूम की? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। तो ये अमाउंट आ गया। अब मैं ईयर 1 के एंड पे क्या करूंगा? मैं ये जानता हूं कि 1 साल गुजर गया है, अब पेमेंट का वक्त मजीद करीब आया चाहता है। तो मैं क्या करूंगा? अपनी लायबिलिटी को जो रिकॉर्ड की थी, कितने पे रिकॉर्ड की थी? बोलिए अपनी लायबिलिटी को जो रिकॉर्ड की थी कितने पे? दोबारा बोलिए। इसको मैं क्या करूंगा? ईयर 1 के एंड पे बढ़ाऊंगा। ईयर 1 के एंड पे बढ़ाऊंगा। आपने फौरन मेरा हाथ रोका, सर क्यों बढ़ा रहे हो लायबिलिटी को? मैंने बोला मैंने पे कितना करना है? बोलिए 400। आपने बोला सर क्यों बढ़ाया इसको आपने? मैंने बोला भाई हकीकत में ये खर्चा समझो मेरी जान हो चुका है, लेकिन मैंने इसको अभी तक अदा नहीं किया। जब खर्चा हो चुका है, अदायगी नहीं हुई, तो सूद तो लगेगा यार। ठीक, एक ऐसा अमाउंट जिसकी मैंने अदायगी करनी है और ये आज मेरा खर्चा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अपने पास उसको डेबिट कराऊंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस की सूरत में मैंने इसको क्या कराया? डेबिट कराया। और मैंने साथ साथ अपनी लायबिलिटी को क्या किया? बोलिए बढ़ा दिया। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूं कि पेमेंट का वक्त और करीब आया जाता है। ठीक, तो 331 थी ईयर 0 पे। ईयर 1 के एंड पे कितने से बढ़ाई मैंने? 33.1 से बढ़ाई। 33.1 से बढ़ाने के बाद आप मुझे बताइए ईयर 1 के एंड पे कितनी लायबिलिटी मेरी हो चुकी है? 364। पे कितना करना है? बोलिए 400। तो मैं यही काम जो है ईयर 2 के एंड पे करूंगा। वो क्या बोल के करूंगा कि भाई पेमेंट का वक्त अब तकरीबन आ चुका है, क्योंकि अब मैंने वो सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो ईयर 2 के एंड पे भी मैंने वही काम किया जो ईयर
1 के एंड पे मैंने काम किया था। क्या काम किया? मैंने अगेन अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया। आपने मुझसे पूछा क्यों बढ़ाया, मैंने बोला पेमेंट का वक्त अब आ चुका है। आपने बोला आपने इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया, मैंने बोला मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समझो खर्चा मेरा हो चुका था, लेकिन मैंने उसकी अदायगी ईयर 0 पे नहीं की। जब मैंने अदायगी नहीं की तो यार अब जब मैं अदायगी करूंगा ना तो सूद समेत मैं वापस करूंगा, समझ रहे हो बात? तो मैंने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को डेबिट कराया और प्रोविजन को क्रेडिट कराया। जब मैंने 33,331 प्लस 33.1 प्लस बोलिए 36.41 को प्लस कराया, तकरीबन किसके बराबर आ गया अमाउंट? 400 के बराबर आ गया। तो प्रोविजन मेरा यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म और मेरे पास से कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और कैश कहाँ गया? सर वो जो डिसमेंटलिंग और रिमूवल और रिस्टोरेशन पे जो खर्चा हमारा होना था ना, उस हवाले से हमारी कैश की अदायगी हो गई और हमारी लायबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हुई। समझ आई वाली बात? कॉपी कर ले इस काम को। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर, इधर देखिएगा बेटा, दिस इज प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग मैंने एल यहां लिखा, एल यहां लिखा और ये भी क्या है? एल। तो जहां पे प्रोविजन के साथ एल लिखा हुआ है लायबिलिटी है। बेसिकली मैंने पूरा अल्फाज नहीं लिखा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग मेरा कहने का ये मतलब है, यानी कि लायबिलिटी आ गया तो उसका मतलब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। जल्दी से बेटा कॉपी करें, हम अगले काम पे चलते हैं। चलें जी आगे बढ़े। अब जो दूसरा मैंने हैंड आउट दिया है, पीडीएफ जो है वो आपके ग्रुप में शेयर हुआ हुआ है। जिन लोगों को मिल गई यहाँ पे हार्ड कॉपी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो वो पीडीएफ का ज़रा सपोर्ट ले लीजिए। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ अब पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो दिख रहा है, उस क्वेश्चन के इन क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है वर्ड रिवीजन का, ठीक है? यानी कि बेसिकली मैं पीआरसी 4 से चीज़ों को उठा रहा हूँ। सिर्फ 4 सवाल हैं फॉर रिवीजन पर्पस, और उसके बाद जितनी भी सवालात आगे आएंगे वो कैफ 1 का कंटेंट उसमें शामिल हो जाएगा। मैंने आपसे बात ये कही है बेटा, 5 चैप्टर्स तक हम बहुत जल्द पहुंचेंगे, लेकिन उसको पहुंचने के लिए मैं अपने क्वेश्चंस का सपोर्ट लेके मैं 5 चैप्टर्स तक पहुंचूंगा, ठीक है जी? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 12 और 13 पे क्या कुछ बातें की हुई हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, हम इसमें मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। सर इसी तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आरबीएम का दिया हुआ है, और पेज नंबर 13 पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का दिया हुआ है और सम ऑफ द डिजिट मेथड का दिया हुआ है। तो जितने भी हमारे साथ यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं सबको कुछ ना कुछ इन मेथड्स का आइडिया है। अगर नहीं भी है तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर वो खुद ब खुद कवर अप इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और इसका जो सवाल था डिसमेंटलिंग का, जो ट्राई योरसेल्फ है उसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है वो मेरी क्लास तो थर्सडे को होगी, उसके बाद फिर सर हसन की भी क्लास आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी। टॉपिक्स डिफरेंट होंगे और डेज जो हैं वो तकरीबन 3 दिन मेरी क्लास होगी, 3 दिन सरहसान की क्लास होगी, और टॉपिक्स डिफरेंट हैं। सरहसान के पास जो मेनली पोर्शन है वो टेस्टिंग 1 को कवर अप करता है, और मेरे पास जो है वो टेस्टिंग 2 है। और टेस्टिंग 2 का मतलब होता है कि एक टॉपिक भी अगर चलेगा ना हमारा तो 12 तकरीबन 10-12 क्लासेस में चलना है विद पास पेपर प्रैक्टिस, क्योंकि टेस्टिंग 2 है तो कंटेंट ज़्यादा है, मतलब उसकी जो पेपर में जो वेटेज है वो 20 नंबर की है, तो उसका मतलब 20 नंबर का कंटेंट कवर अप भी करना पड़ेगा हमने ज़्यादा। चले जी आइए, पेज नंबर कौन सा अभी है हमारे सामने? 14, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा यहाँ पे हमने बनाना है, मालूम क्या करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। याद रखिएगा शुरू के 4 सवाल के सामने मैंने
बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है रिवीजन। तो रिवीजन कब होता है? जब हमने वो काम पहले किया होता है तो उसका रिवीजन होता है, ठीक है। सिर्फ वार्म अप करने के लिए हम ये सवाल कर रहे हैं। आइए, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बोलो बेटा, 125,000 माइनस 5,000, बोलिए कितना हो गया? 120,000। फिर बोलिए बी रिक्वायरमेंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2017, यानी कि रेट मालूम करना है, रेट ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो क्या फॉर्मूला है? 1/G लाइफ। बोलेंगे कितना? 1/, लाइफ कितनी है? 4। तो कितना है बेटा? 25% आया। और हमने यहाँ पे मालूम करना है अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे? 120,000 यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 120,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, बोले कितना आया? 30,000 पर एनम आ गया। फिर रिक्वायरमेंट सी क्या है हमारे सामने? सी, हमने यहाँ पे रेट मालूम करना है जो कि लगेगा कॉस्ट पे, जो कि लगेगा कॉस्ट पे। अब क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या था फॉर्मूला? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। जरा देखते हैं बेटा, कॉस्ट कितनी है? 125, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5। कॉस्ट कितनी है? 125, लाइफ कितनी है? 4 साल। तो बताइए ये कितना हुआ? 120 और ये कितना हो गया? 125 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई बाय अब 100 कर लें, कितना आया? 24%। इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सर वो हो गया था, आप रख लें, मैंने उससे साइज वाले लिए हैं। नहीं आप रखना, मुझे नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा मैं ज़्यादा टैबलेट पे। ठीक है इंशाल्लाह। वो FR2 जी, यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो कॉस्ट कितनी है? 125 मल्टीप्लाई बाय 24%, बोलिए कितना आना चाहिए? 30,000 ही आना चाहिए। 30,000 आना चाहिए। देखें स्ट्रेट लाइन में हमारे पास रेट दो तरह के होते हैं। एक रेट जो है वो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगता है और एक रेट जो है वो हमारा लगता है कॉस्ट पे। सर अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो, अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो दोनों रेट सेम आए। अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो दोनों रेट सेम आए। वो कैसे? इधर अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो, ठीक है जी, तो दोनों रेट सेम आएंगे। वो कैसे? 125 माइनस 25, मैं कह रहा हूं अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो 25 अगर नहीं है, 5 नहीं है, तो आप मुझे बताइए 125 माइनस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं। तो 125 डिवाइड बाय 125 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया क्या? 4। तो इसका मतलब 1/4। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों रेट में? जब स्क्रैप वैल्यू आ जाती है। अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो, ये समझ आ गई ना बात? बेटा 5 हटा दो यहाँ से,
ऊपर बचा 125, नीचे बचा 125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 125 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बच गया 4, तो उसका मतलब 1/4, तो उसका मतलब दोनों के रेट सेम उस वक्त होंगे जब स्क्रैप वैल्यू का अमल दखल नहीं होगा। इसके बाद क्या मालूम करना है? स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन पीपी फ्रॉम 2017 टू 2019। सॉरी, याद है ये 2017 टू 2019 पे ये पार्ट मिटा दूं। हाँ जी, डी रिक्वायरमेंट है, बताइए कॉस्ट कितनी है? 125। हाँ जी, डेप्रीसिएशन बताएंगे कैसे आएगा? 125 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लूं या यूं कर लें? 120, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 120 मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आया? 30,000। अब एक बात और सुनिएगा, 120 डिवाइडेड बाय क्या करें? 4, कितना आया? 30,000। कितना बन गया? 95,000। डन है। फिर बताइए डेप्रीसिएशन मुझे निकालना है, क्या करूंगा? बोले आएगा तो 30,000 ही आएगा, तो 30,000 ही। या तो मैं ये करूंगा 120 मल्टीप्लाई बाय बोलिए 25%। अगर मैं 120 मल्टीप्लाई बाय 25% नहीं करना चाहता, मैं क्या कर सकता हूं? सुनिए, 95,000, इसमें आपने मुझे थोड़ा सा अपना भी इनपुट देना है। डिवाइडेड बाय अगर मैं करता हूँ 3 तो भी आना चाहिए 30, लेकिन मैंने 30 बोल तो दिया लेकिन आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। मैं ऐसा क्या काम करूँ कि 30 आ जाए? स्क्रैप वैल्यू माइनस कराएं। माइनस कितना होगा? 5,000। अब मुझे बताइए क्या आ गया? 30,000। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारे पास जो अभी फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ जी, जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वो क्या इस्तेमाल हुआ? बोलेंगे बेटा यहाँ पे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय बोले टोटल लाइफ। ठीक, यहां जो फॉर्मूला मेरे पास इस्तेमाल हुआ वो क्या हुआ? बोलिए शाबाश। 95 क्या है? कैरिंग वैल्यू है। 5 क्या है? और 3 क्या है? PRC 4 का एरिया में डिस्कस कर रहा हूं, मैं भी नया कुछ नहीं बता रहा। अगर नहीं किया हुआ था तो उस चीज़ को यहाँ पे आप समझ लें। इसका मतलब हमारे पास एक तो बिल्कुल कैजुअल देसी अंदाज था कि भाई मल्टीप्लाई बाय रेट करो डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ करो, हो गया। मल्टीप्लाई बाय रेट करो डिवाइड बाय टोटल लाइफ करो, हो गया। ये बात हम जानते हैं। वो बात जो शायद हम नहीं जानते वो ये वाला फॉर्मूला, शायद कह रहा हूँ, हम शायद ये नहीं जानते। वो क्या? ये कैरिंग वैल्यू में से जब मैं माइनस कराऊंगा स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कराऊंगा रिमेनिंग लाइफ, तब भी मेरा डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए? बोलिए 30,000। बोले कितना हो गया जी? 65 ये हो गया। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक और साल का निकालना है, कितना आएगा? बोले 30,000। और ये 30,000 कैसे आया? फिर से देख लेते हैं। मैं बेसिकली इस फॉर्मूले को ज़रा टारगेट कर रहा हूँ, सही है? बाकी तो चीज़ हम जानते हैं। बताओ बेटा क्या करेंगे? 65 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 2। मैं जो फॉर्मूला आपके जहनों में बिठाना चाह रहा हूँ वो कौन सा वाला फॉर्मूला है? वो वाला नहीं है जो हम आज से पहले PRC 4 में करते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आप रेट शेड करो या डिवाइड बाय टोटल, वो तो हम जानते हैं, वो तो इस्तेमाल होगा। लेकिन एक ऑल्टरनेट भी हमारे पास है। वो क्या है कि जो भी कैरिंग वैल्यू आ रही होगी उसको डिवाइड किससे कराएंगे हम लोग? रिमेनिंग लाइफ से। और अगर स्क्रैप वैल्यू है तो कैरिंग वैल्यू में से माइनस करा देंगे स्क्रैप वैल्यू। जो भी हमारे पास जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? रिमेनिंग लाइफ से कर देंगे। बोलिए कितना आया? 35।
और फिर इसी तरह से आप किसका मालूम कर लेंगे, 14 साल का मालूम कर लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास, 30,000 आ जाएगा। और फिर बाई दी एंड हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू आ रही होगी 35 माइनस 30 करके कितनी आ रही होगी कैरिंग वैल्यू, 5,000। तो 5,000 ये वही वैल्यू है जो कि हमने एक्सपेक्ट की थी ईयर 0 पे। क्या से 4 साल बाद हमारे पास एसेट कितने पे आ रहा होगा, बोलिए 5,000 पे। जल्दी से नोट डाउन कर लें, आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा जल्दी प्लीज बेटा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। क्वेश्चन 2 पे आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। इधर देखिए, हमारे पास, इधर देखिएगा, हमारे पास एसिड की कॉस्ट है कितनी, 1,000, और लाइफ अगर बता दूं 10 साल है। एक्सक्यूज मी, एसिड की कॉस्ट कितनी बताई, बोलिए 1,000, लाइफ कितनी बताई, 10 साल। तो आप मुझे बताइए, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। इसी तरह से बताइए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी कितना आएगा, 100 आएगा। डन। दूसरे साल के एंड पे कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, 800। कितनी आ रही होगी, 800। अब मुझे मालूम करना है तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, मुझे मालूम करना है तीसरे साल का डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग लाइफ। तो आप मुझे बताइए दूसरे साल के एंड पे मेरे पास लाइफ रह कितनी रह गई थी, कितनी लाइफ रह गई थी, कितनी, 8 साल। तीसरे साल के शुरू में रिमेनिंग लाइफ कितनी है, बोले 8 साल। दूसरे साल के एंड पे कितनी है, 8 साल। तीसरे साल के शुरू में कितनी है, 8 साल। आप मुझे बताइए दूसरे साल के एंड पे जो बुक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 800। और दूसरे साल के एंड पे जो लाइफ आ रही है रिमेनिंग वो कितनी है, 8 साल। तीसरे साल के स्टार्ट में रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 साल। अब मुझे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग लाइफ। तो रिमेनिंग लाइफ की मदद से अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं तो टोटल कॉस्ट से मुझे मतलब नहीं होगा, किससे मतलब होगा, कैरिंग वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू तीसरे साल के स्टार्ट में कितनी रही है, 800, और तीसरे साल के शुरू में मेरे पास रिमेनिंग लाइफ भी कितनी आ रही है, 8। तो इसका मतलब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो मैं रिमेनिंग लाइफ लूंगा वो तीसरे साल के एंड पे जो आ रही है रिमेनिंग लाइफ वो नहीं ली जाएगी। जो रिमेनिंग लाइफ ली जाती है वो देखी जाती है साल के स्टार्ट में क्या है। क्या ये वाली बात मेरी आपको समझ आई? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, सर मुझे चाहिए चौथे साल का डेप्रिसिएशन। अब आप अल्फाज वही वाले इंशाल्लाह बोल देंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे चाहिए चौथे साल का डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग लाइफ की मदद से तुमने मालूम करना है। अगर टोटल लाइफ की मदद से मालूम करना है तो आपने बोला सर 1000 डिवाइडेड बाय बोले कितना, 10, ये आ गया कितना, 100। मैंने बोला ये तो मैं जानता हूं कि आप बता देंगे, लेकिन आप मुझे रिमेनिंग लाइफ की मदद से जरा बताइए डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा। कौन से साल का, चौथे साल का। तो हम चौथे साल की जब एंड पे खड़े हुए होंगे तो हम वहां पे ये देख रहे होंगे कि सर 10 में से 4 साल तो गुजर गए, रह कितने गए बोलिए, 6 साल। दिस इज रॉन्ग। हमने क्या करना होगा, चौथे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए तो हमने चौथे साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ नहीं लेनी, चौथे साल के जो शुरू में रिमेनिंग लाइफ थी वो ली जाएगी डिनोमिनेटर के तौर पे चौथे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो चौथे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू कितनी आ रही है बोले 700। चौथे साल के स्टार्ट में बुक वैल्यू कितनी आ रही है 700। जो तीसरे साल के एंड पे थी वही चौथे साल के स्टार्ट में होगी, जो तीसरे साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ थी वही चौथे साल के स्टार्ट में होगी। तो चौथे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 700 डिवाइडेड बाय 7। अगर कोई बंदा बोलता है यार 7 क्यों लिया, 6 क्यों नहीं, देखिए ना 10 में से 4 साल गुजर गए, आप उसको जवाब ये देंगे कि हम जो रिमेनिंग लाइफ लेते हैं वो कौन सी वाली ली जाती है, साल के स्टार्ट वाली। कौन सी वाली, साल के स्टार्ट वाली। अगर हम बिल्कुल सवाल को 0 से स्टार्ट करें, मुझे बताइए हमें ईयर 1 का डेप्रिसिएशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10। 10 क्यों किया था सर, 10 इसलिए किया था सर, 9 क्यों नहीं किया, 10 क्यों किया, ये बात आप जानते भी हो।
सर 9 क्यों नहीं किया? साल के एंड पे खड़े हो ना, 1 साल तो गुजर गया, आपको उस वक्त बोलना चाहिए था कि सर 1 साल तो गुजर गया, 9 लेना चाहिए। तो जवाब वहां पे भी यही दिया गया था कि साल के शुरू में जो टोटल लाइफ होती है वही उसकी क्या होती है, बोलिए, रिमेनिंग लाइफ। इसीलिए हमने 1000 डिवाइड बाय क्या किया, 10 कर दिया। बताइए इसमें हमने मालूम क्या करना है, बोलिए शाबाश, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइफ हमने मालूम करनी है, रिमेनिंग लाइफ मालूम करनी है। तो मुझे बताइए यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट कितनी नजर आ रही है, 10,000 नजर आ रही है, और अलाउंस कितना नजर आ रहा है, 4,000। अलाउंस नजर आ रहा है 4,000, इसका मतलब एसिड पहले से डेप्रिशिएट होता आ रहा है। अलाउंस अगर दिख रहा है इसका मतलब एसिड पहले से डेप्रिशिएट होता आ रहा है। सर कितने साल एसिड डेप्रिशिएट हुआ, क्या आपको इस चीज का इल्म है? 4,000 को देख के सर इस चीज का हमें इल्म नहीं है। हमें यहाँ पे ये मालूम करना है कि एसिड 4,000 जो है वो कितने सालों का डेप्रिसिएशन है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। एक बात सुनिए, 1000 वाली एग्जांपल और 10 साल वाली एग्जांपल आपको याद है। 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना बना, बोलिए 200। 3 साल का कितना बना, 300। 4 साल का कितना बना, 400। अगर मैं बोलूं कि भाई कॉस्ट है 1000 और डेप्रिसिएशन जो है वो 400 है और लाइफ कितनी थी, 10 साल, तो आप मुझे बताइए ये 400 कितने सालों का डेप्रिसिएशन होगा, 4 साल का। यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे कि 400 को डिवाइड किससे कराया, जो आपके पास 4 आया। 400 को आपने डिवाइड किससे कराया, जो आपके पास 4 आया। सर अगर 1 साल का है बोले 100, तो 2 साल का कितना हुआ, 200। 3 साल का कितना हुआ, 300। 4 साल का कितना हुआ, 400। तो 400 जो है वो अगर मैं बोलूं कि पता नहीं कितने साल का है, ठीक, लेकिन 1 साल का कितना है, 100, तो आप क्या करेंगे, 400 डिवाइड किससे कराएंगे, 100 से। तो 400 क्या है, एक्यूमुलेटेड, और 100 क्या है, डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब मैं करूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सुनिएगा, टोटल लाइफ में से मैं माइनस कराऊंगा यूज्ड लाइफ। यूज लाइफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी है डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से या ईयरली डेप्रिसिएशन से। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड बेटा गिवन कितना है, शाबाश, कितना गिवन है, 4,000। सालाना कितना है, 2,000। तो इसका मतलब भाई ये 4,000 को देख के मैंने कहा पता नहीं कितने साल का है। अब ये जानने के लिए ये कितने साल का है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जितना भी एक्यूमुलेटेड था उसको डिवाइड कराया ईयरली डेप्रिसिएशन से। तो मुझे बताइए जवाब कितना आया, 2 आ गया। तो और ये बताइए कि हमारे पास टोटल लाइफ थी कितनी, शाबाश, टोटल लाइफ हमारे पास थी कितनी, सर परसेंटेज में गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1/, क्या करूं, 20% कर दूं। कितना आया, बोले 5 आ गया, ऐसा है कि नहीं। 1/रेट करते हैं तो क्या आता है, लाइफ इन, यार कहाँ गया वो, ये था ना, रेट इज इक्वल टू 1/लाइफ। और अगर आपको लाइफ मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा, 1/रेट। तो मैंने यहाँ पे कोई जबरदस्त काम नहीं किया कि हम बोलेंगे भाई ओ माय गॉड जबरदस्त। टोटल लाइफ निकालने के लिए 1/, लिख देता हूं फॉर्मूला, 1/, क्या करेंगे, रेट किया, चलें आपकी आसानी के लिए लिख दिया, 1/रेट करते हैं तो बेटा कितना आया, 1/, बोले 20%, ये कितना आया, 5। 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब मेरे पास रिमेनिंग लाइफ, अभी तो देखिए हमने थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत करके ये कर लिया, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और जितना डिस्कशन हम कर चुके हैं वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं हर सिनेरियो के अंदर फिट हो जाएगा। तो अभी हम लोग उस सिनेरियो को स्क्रैच से लर्न कर रहे हैं ताकि आगे जाएं तो हमें इसमें दिक्कत ना हो। बेटा ये वाली बात समझ आ गई। तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ। और डेप्रिसिएशन निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यूजिंग, क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन यूजिंग, बोलिए, टोटल लाइफ एंड रिमेनिंग लाइफ। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालना है, इसके लिए डेप्रिसिएशन यूजिंग क्या कर लें, टोटल लाइफ कर लें पहले। कैसे निकालेंगे, बोले शाबाश,
कॉस्ट कितनी है? 10,000। टोटल लाइफ कितनी है? 5। बोलो बेटा कितना आया? 2,000। डेप्रिसिएशन निकाला यूजिंग टोटल लाइफ, और डेप्रिसिएशन हम निकाल रहा हूं यूजिंग रिमेनिंग लाइफ। अब बताओ बच्चे, रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए, रिमेनिंग लाइफ की मदद से निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे क्या चाहिए होगा? कैरिंग वैल्यू चाहिए होगी। ये क्या है बेटा? कॉस्ट में से मैं माइनस क्या कराऊंगा? माइनस क्या कराऊंगा? 4,000। ये 4,000 क्या है? ये जो 10 माइनस 4 किया, तो बेटा एक बात बताओ, ये जो बुक वैल्यू आई, ये साल के स्टार्ट वाली आई या एंड वाली आई? बोले बोले बोले। ये जो 10,000 माइनस 4,000 किया, ठीक, बुक वैल्यू आई, ये साल के शुरू की है या साल के एंड की है? टोटल लाइफ कितनी है? 5। चले यूँ बात करता हूँ, टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल। एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? 2। इसका मतलब दूसरे साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ होगी कितनी? 3। तीसरे साल का मुझे डेप्रिसिएशन मालूम करना है, तो मैं जो रिमेनिंग लाइफ लूँगा, सही है जी, वो कौन सी वाली लूँगा? जो दूसरे साल के एंड पे थी या तीसरे साल के स्टार्ट पे थी? कितनी थी? 3। डन। तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ जो ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी? बोलिए 3 इयर्स, जो कि वहां से हमने अंडरस्टैंड कर ली। अभी तो बेटा पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आगे जाके हमने डायरेक्ट यहाँ पे 3 की वैल्यू फिट करनी होगी। अभी यहाँ पे तो पूरे 12 महीनों की बात हो रही है। हो सकता है कि एसेट की लाइफ जो है, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको रेट कितना दिया हुआ था? 20%, तो 1/8 किया तो स्ट्रेट अवे कितना आ गया? बोलिए 5 साल। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई रेट जो है वो 13% है, तब आप बताइए लाइफ जो है, ये टूल्स आएंगे छोटे छोटे, बहुत सारे पंगे हैं। 1/13% करता हूं तो सर ये तो वो नहीं आए, तो अब हम माइनस क्या कराएं? तो उसका भी हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए। आप बताओ बेटा, मुझे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, आखिरी दफा पूछता हूँ, तो जो मैं रिमेनिंग लाइफ लूँगा, बस इस बात को जहन में बिठा लेना, मुझे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो जो मैं रिमेनिंग लाइफ लूँगा, ठीक, वो तीसरे साल के एंड पे जो रिमेनिंग लाइफ होगी ये लूँगा या तीसरे साल के स्टार्ट वाली? बस ये बात जहनों में बिठा लेना। सर ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं, जब आपने PRC 4 में भी डेप्रिसिएशन मालूम किया था, तो वहां पे भी आपने यही काम किया था कि अगर आपको कॉस्ट दी थी अज्यूमिंग 1000 की और टोटल लाइफ दी हुई थी 10 साल की, तो आपने डेप्रिसिएशन जब पहले साल के एंड में निकाला ना, तो उस वक्त भी आपको ये बात बोलनी चाहिए, सर 1 साल तो गुजर गया, अब तो बच गई कितनी? 9 साल लाइफ। तो उस वक्त भी जवाब यही दिया जाता कि साल के एंड पे जो रिमेनिंग लाइफ होती है ये नहीं ली जाती उस साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, जो रिमेनिंग लाइफ ली जाती है वो साल के स्टार्ट पे जो होती है वो ली जाती है। क्या ये बात मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि इसमें ब्लंडर ना हो। तो ये 3 साल कैसे आया, समझ आ गई बात? सॉरी। और ऊपर क्या है हमारे पास? कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू कैसे निकाली हमने? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लिया, तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। तो जवाब कितना आएगा? बोलिए दोनों का कितना है बेटा? 2000 है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में टोटल कॉस्ट से निकालें या रिमेनिंग टोटल लाइफ से निकालें या रिमेनिंग लाइफ से निकालें, दोनों का जवाब जो हमेशा जो है वो क्या आना चाहिए? बोलिए सेम आना चाहिए। आज की क्लास में हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस और अच्छा खासा काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अब थ्योरी वाला काम इतना फिलहाल नहीं देखेंगे आप 2-4 क्लासेस के अंदर। क्लास में जो काम देखेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और एक क्लास और होगी, उसके बाद जो हमारी क्लास होगी ना उसमें हम 5 पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। यार अगली क्लास में थोड़ा सा और माहौल बनाएंगे, और उसके बाद वाली जो क्लास होगी ना उसमें फ़ौरन 5 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।